हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? यहाँ स्मृति कमेंट भी आने लगेंगे अपने आप ना। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, अब हाँ ये आ गया। नमस्ते दोस्तों। हिंदी है जिंदगी और हिंदी शिक्षण की श्रृंखला किस्सा गोई में मैं अपनी कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। ऋषि शर्मा जी और त्रिलोकनाथ पांडे जी को हार्दिक धन्यवाद मुझे इस श्रृंखला से जोड़ने के लिए। मैं पहली कहानी अपने संग्रह उजाले दूर नहीं से पढ़ रही हूँ। मेरी पहली कहानी है कितना करूँ इंतजार। मुझे गुमसुम उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का भी कोई फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया है क्या? नहीं माँ, रोज रोज क्या बातें करना। कितने दिनों से शादी की तैयारियां कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो गए होते। वे काफ़ी वृद्ध थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी। लेकिन तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानूसी हैं, कहते हैं साये नहीं है, अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी हो सकती है। हमारी तो सारी तैयारियां व्यर्थ हो गई। कार्ड बट गए, फंक्शन हॉल बुक हो गया, कैटर्स, सजावट, सभी का पेमेंट जा चुका है। और यदि 10-15 दिन में शादी हो जाती तो उतने एडजस्ट हो जाते पैसे, लेकिन 6 महीने तक कौन रुकेगा? हम लोगों को तो नुकसान भी बहुत हो गया। हाँ माँ, इसी बात से मनोज बहुत उदास और डिस्टर्ब है, पर कुछ कह नहीं पाते। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम लोगों की भावनाएं समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा था कि साये नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सारे दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए, किंतु सुनकर वो भड़क गई। कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में विश्वास करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है और अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा करके हम कोई वहम पैदा करना नहीं चाहते। मम्मी इससे ज़्यादा और क्या कर सकती थी, और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे समझाऊं कि मनोज क्या चाहता है? नर्सरी से इंटरमीडिएट तक हम दोनों साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में प्रवेश ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम छुट्टियों के दिन कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट कर लेते थे। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर मम्मी का कहना था तुम अपनी पढ़ाई करती रहो, शादी करने में लड़का मिलने में भी समय लगता है, शादी कौन सी आज हुई जा रही है। शादी का नाम आते ही मनोज की छवि आंखों में तैर गई थी। यूं हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ ही मिलके भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आया, क्या यही प्यार है? क्या इसे मैं प्यार समझूं? क्या मनोज भी यही चाहते हैं? कैसे जाना उनकी दिल की बात? मुलाकात के समय मैंने मनोज से मम्मी द्वारा शादी के पेशकश के बारे में बताया। इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें एमएससी करना है। फिर कुछ सोचते हुए बोला, सीधे सीधे बताओ
क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लग जाएंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो ना, जो बात मैं अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह से निकल गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से तो सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपनी मम्मी पापा से वर तलाश के अभियान को भी रोकना होगा और उन्हें इस शादी के लिए मनाना होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरे इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसका एग्ज़ाम भी लिखना है। वैसे इस साल ही हो सकता है किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनी आती हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए जाते हैं और फिर उन्हें जॉब ऑफ़र की जाती है। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा और घर में जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने घर में करना जरूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के मम्मी पापा तैयार हैं? अभी तो इस विषय में उसने घर वालों से कोई भी बात नहीं की है। उसका फाइनल होने तक किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगा तो उसके बाद वो अपनी मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है वो मान जाएंगे? मुझे पहले आपकी परमिशन चाहिए। यह निर्णय मैं अकेली कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से भी तो बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से होगी, वरना नहीं होगी। बेटा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को सत्यम कंपनी में स्टार्ट मिल गया और करीब करीब तय था कि भविष्य में उसे कंपनी की तरफ से यूएस जाना होगा। मनोज के घर में शादी की चर्चाएं शुरू हो गई। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस निर्णय से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती थी, ऐसा एक बार मनोज ने बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। मनोज बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था। आखिर मनोज के बहन बहनोई ने अपनी तरफ से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता, वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं, मनोज अच्छा कमा रहा है, वह चाहे तो कोर्ट में भी शादी कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। मनोज के पिता ने कहा, बेटा, मुझे मनोज की इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनोज को पसंद है। बस जाति ही तो अलग है तो क्या हुआ, पर हमारी श्रीमती जी को कौन समझाए। श्रीमती जी एकदम चौंक के बोली, जब सब तैयार हैं तो मैं ही कौन सी दुश्मन हूँ, मैं ही बुरी क्यों बनूँ, मैं भी तैयार हूँ। अब उनका इरादा फिर बदले। इससे पूर्व भी मंगनी की रस्म कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरे होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा जी की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाने
कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद ही मनोज के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साए नहीं हैं, अतः शादी तभी होगी, ऐसा मनोज के मम्मी पापा ने कहा। पर मनोज शादी को टलने से खुश नहीं था, इसलिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर में कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके मन कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे, किंतु मनोज को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी को तैयार था, परंतु मेरा फाइनल ईयर था, इसलिए वह मन महसूस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियाँ हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काट रहे थे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिनों का इंतजार करते रहे। दूरी बर्दाश्त नहीं होती, साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे, परंतु विवाह के 7 दिन पूर्व दादाजी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनोज ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार लगता है। अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलन तो मृत तृष्णा बन गया है। 13वें के बाद हम दोनों गार्डन में मिले। वह बहुत भावुक हो रहा था। रति, तुमसे दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं, न रीति रिवाज हो। 2 प्रेमियों के मिलने में समाज ने कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वह मेरा भी था। एक मन कहता था अपनी खींची लक्ष्मण रेखाओं को अब मिटा दूं, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता कि वह बिना ब्याह यह सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया हुआ है। मैं भटक सकता हूँ रति, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत के छुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनोज की गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व भी मैं उठकर खड़ी हो गई। अपने को संभालो मनोज, यह भी कोई जगह है बहकने की? मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने आप को संभालो। इतने दिन से अपने आप को संभाली तो रहा हूँ। तो तुम चाह रहे हो कि यही हमारी समस्या का समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है, गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो। इस विषय में फिर मिलकर बात करेंगे। रेस्टोरेंट में बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल है। आखिर वह हमारे शुभचिंतक हैं। तुम उनसे एक बार भी तुमने कहा कि शादी इतने दिन के लिए मत टालो, अभी कर दो? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुरानी छोड़ने और नए को अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वो तैयार हो गए ना। तुम देखना, बिना सायों की शादी करने को भी वो जरूर मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। यू आर राइट रति, यह बात मेरे ध्यान में आई ही नहीं। खाने के बाद तुम्हें घर छोड़ दूं। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो अब पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? जो इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है ना? चलो, फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं।
रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हम अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनोज के जीजाजी ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मोहर लग गई है। रति अब तुम्हारी हुई। ये जम्हाई बाबू, यह इंडिया है। वह तो वीसा के लिए ये सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू रति विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। वह तो मजाक की बात थी मम्मी। अब आप लोग चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजाजी से पूछा, जीजाजी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतजार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तू कोशिश कर लेना। न माने तो मेरा नाम लेकर कह देना, आप अब शादी करो या न करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तो तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब एक पत्नी का पति हो चुका हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूमकर अब पहले रति को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। रति के गले में बाहें डालते हुए मनोज ने शरारत से उसे देखा। रति, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार अब मुझे पति मानने को तैयार हैं या नहीं? मैंने शरारती नजरों से उसे देखा और कहा, अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की कमी अब भी रह गई। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज, पर मैं अब तुम्हारी हूँ। आप लोग अपनी कमेंट दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये कहानी। मेरी दूसरी कहानी है शुभचिंतक। ये भी मेरी उजाले दूर नहीं कहानी संग्रह से ली गई है। कहानी शुभचिंतक। ऑफिस से लौटकर पूरे घर में चक्कर लगा आई, किंतु रीना टीना कहीं नजर नहीं आई। तो मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी, रीना टीना कहाँ है? अपने ताऊजी के पास साथ बाजार गई हैं। घर में दोनों गुमसुम सी बैठी थी। थोड़ा घूम फिर आएंगी तो मन बदल जाएगा। राकेश भाई सब आए हैं क्या? कब आए? दोपहर को आया था। कुछ काम था क्या उन्हें? काम तो कुछ नहीं, कह रहा था रवि के न रहने से यहाँ की चिंता लगी रहती है। तभी जेठ जी के साथ रीना टीना ने खिलखिलाते हुए घर में प्रवेश किया। बहुत दिनों बाद उन्हें इतना खुश देखा था। रवि जी के जाने के बाद शायद पहली बार वह खुलकर हंस रही थी। मन को कुछ अच्छा भी लगा। मम्मी, आज तो बहुत मज़ा आया। ताऊजी ने खूब मस्ती कराई, खूब घुमाया, मेरी पसंद की बटर स्कॉच आइसक्रीम खिलाई। रीना ने चहकते हुए कहा। मैंने भी कोल्ड कॉफ़ी पी और रवा डोसा खाया। टीना ने गले में बाहें डालते हुए कहा, ठीक है, अब जाकर अपना होमवर्क पूरा करो, वरना कल सजा मिलेगी। भाई साहब, आप अचानक कैसे आ गए? सोनू मोनू कैसे हैं? ठीक तो है ना वो? ठीक है, बस माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता। रवि के जाने के बाद से अब यहाँ की चिंता भी लगी रहती है। समय बड़ा खराब है। घर में बड़ी होती 2 लड़कियाँ हैं, एक बूढ़ी माँ है और तुम हो, और मेल मेंबर कोई भी नहीं है। बड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। तुम कहो तो मैं अपना ट्रांसफ़र कराकर सोनू मोनू के साथ इस शहर में आ जाऊं? अरे नहीं भाई साहब, आप हमारे लिए परेशान ना हो। एक जगह से उखड़कर कहीं नई जगह जमना आसान नहीं होता। सोनू मोनू को हमसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। उन्हें वहाँ बार बार अकेला छोड़कर आप यहाँ मत आया करिए प्लीज़। समय बड़ा बलवान होता है। हमने भी अब रवि के बिना जीना सीख लिया है। रात को खाने पर जेठ जी ने पूछा, रवि के बीमे के 1 लाख रुपए मिल गए होंगे?
तुमने उसका क्या किया? 50,000 टीना और रीना के नाम बैंक में फिक्स करा दिए हैं। घर का खर्चा अपने तनख्वाह से चलाने का प्रयास करती हूँ। अरे, बैंक में कुछ नहीं मिलता। अब तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम हो गए हैं। यदि उस पैसे को कहीं सही जगह चढ़ा दिया जाए तो 3% ब्याज तो आराम से मिल जाएगा। तुम चाहो तो मुझे दे दो। मेरा दोस्त व्यापार बढ़ाने के लिए बाजार से पैसा उधार लेने की सोच रहा है। विश्वास का आदमी है, पैसा मारे जाने का डर भी नहीं है। वह हर महीने जो 3% ब्याज देगा वह तुम्हें मैं भेज दिया करूँगा। नहीं भाई साहब, अब तो मैं फिक्स करा चुकी हूँ। तो मैं एक दिन रुक जाता हूँ ना, कैंसिल करा दो और मुझे दे दो, बच्चियों के काम आएगा। वैसे भी रीना 15 वर्ष की हो चुकी है, इस वर्ष 10th पास कर लेगी। 2-3 वर्ष में अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे तो एक बोझ कम हो जाएगा। फिर बस टीना रह जाएगी। भाई साहब, मैं रीना टीना को बोझ नहीं समझती और न जल्दी शादी करने के पक्ष में हूँ। दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छी है। रीना को टीचिंग में बहुत रुचि है, उसे कम से कम MA तो कराना है। और आज के समय में लड़कियों में भी आत्मनिर्भर होने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, मैं कोई अभी कमेंट पढ़ के जवाब नहीं दे रही हूँ, सबके जवाब मैं बाद में दूंगी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर भी समय पर सही मैच मिल जाए तो पढ़ाई पूरी करने के चक्कर में शादी को टालना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। वह व्यंग से हंसी। शादी के बाद कोई नहीं पढ़ाता। BA सेकेंड ईयर के बाद मेरी माँ ने शादी कर दी थी। सबने कहा था शादी के बाद 3rd ईयर कर लेना, लेकिन किसी ने नहीं करने दिया। यदि आज मैं ग्रेजुएट होती तो इनके ऑफिस में मुझे वह ये छोटी सी नौकरी न करनी पड़ती। फिर भी इस नौकरी से बड़ा सहारा मिला है। रहने को अपना ये छोटा सा फ्लैट भी है, वरना मैं क्या करती। तभी तो कह रहा हूँ, आजकल बैंक में रुपए जमा कराना बेवकूफ़ी है। मुझे दे दो, मैं ब्याज पर उठवा दूंगा। अधिक ब्याज के लालच में पड़कर मैं कहीं मूल भी न खो बैठूं। मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती। बैंक में भले ही कम ब्याज मिलता है, लेकिन धन तो सुरक्षित है। बैंकों में भी धन कहाँ सुरक्षित है? समाचार पत्रों में बैंक घोटाले के समाचार नहीं पढ़ती क्या? पढ़े हैं, पढ़ती भी हूँ। तभी तो ब्याज दर अच्छी होने पर के बाद भी इन कारपोरेट बैंकों में धन नहीं डाला, राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही धन डाला है। जहाँ धन देने को कह रहा हूँ वहाँ भी सुरक्षित रहेंगे, गारंटी मैं लेता हूँ। तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना? पूछने को दिल किया कि आपकी गारंटी कौन लेगा? आप पर ही तो विश्वास नहीं है, किंतु यह कह ना पाई। आप पर तो विश्वास है, पर अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं है। मुझे माफ़ करें भाई साहब, मैं अभी FD कैंसिल नहीं कराऊंगी। माँ, किरण को आप क्यों नहीं समझाती? मैं इस परिवार का शुभचिंतक हूँ, इनके भले की ही बात कर रहा हूँ। देख बेटा, यह इनका व्यक्तिगत मामला है। अपना भला बुरा वह समझती है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मैं भी अब और बहस के मूड में नहीं थी, इसलिए वहाँ से उठकर आ गई। किंतु मन खिन्न हो गया। बच्चों की वजह से मन की पीड़ा छुपाकर मुस्काने का अथक प्रयास करती रहती हूँ, किंतु लोगों को यह भी मंजूर नहीं। अनाहूत से भाई साहब शुभचिंतक होने का ढोंग करते, सुझावों का टोकरा उठाए, न जाने क्यों बार बार यादों की झील में कंकड़ फेंक जाते हैं। उनकी असलियत मुझसे छिपी नहीं है। उन्हें न जाने कब रेस कोर्स में पैसे लगाने का चस्का लग गया था और इसी शौक ने उन्हें बर्बाद कर डाला। उन्होंने जगह जगह से 10% ब्याज पर लालच देकर हजारों रुपए का कर्ज ले रखा था, जिसे न लौटाने पर लोग उनकी जान के पीछे पड़ गए थे। नौकरी पे जाते जाते बची थी। उसी समय अपना दुखड़ा रोकर 10,000 रुपये अपने भाई रवि से भी उधार ले गए थे, जो आज तक वापस नहीं किए। कर्जदाताओं से परेशान होकर
वह अपनी पत्नी को पीहर से 1 लाख रुपए लाने के लिए यातनाएं देने लगे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं रिटायर्ड पिता से उनके जीने का सहारा नहीं छीन सकती। पति द्वारा प्रदत्त परेशानियों के जंगल में फंसी जिठानी जी ने आत्महत्या के रूप में मुक्ति का मार्ग तलाश लिया था। बच्चों का मोह भी उन्हें रोक नहीं पाया था। इन भूली बिसरी बातों को याद आने से मेरे मन में नफरतों के कैक्टस फिर उगने लगे। मैं समझ गई हूँ कि उनका यूं बार बार आना भाई के परिवार से मोह नहीं है। इस संकट के समय में भी विश्वासों की आड़ लेकर वह छलने ही आए हैं। मुझे किसी साजिश की बू आने लगी थी। किसी तरह उनके आने पर रोक लगानी पड़ेगी, लेकिन कैसे? मैं मम्मी जी के पास जाने को अपने कमरे से बाहर निकली थी कि भाई साहब की आवाज़ सुनकर वहाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। वह धीमी आवाज़ में कह रहे थे, माँ, मैं देख रहा हूँ इधर किरण में बहुत बदलाव आया है, बहुत चालाक हो गई है, काम पर तो जाती ही है, कभी कोई अच्छा मिल गया तो आगे पीछे शादी भी कर लेगी, और यदि उसने शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा माँ? रवि के रुपयों पर कुछ हक तो तुम्हारा भी बनता था ना, कुछ रुपए तुम्हें अपने नाम भी करा लेने चाहिए थे। सुनकर माँ ने कहा, क्यों, क्या मेरे प्रति सारा फर्ज रवि का ही था, तेरा कुछ भी नहीं? क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? यदि उसने दूसरी शादी कर भी ली तो मैं तेरे पास रह लूंगी, मुझे रखेगा ना? यह तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, पर मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रही हैं। माँ, मैं सोच रहा था कि आगे पीछे दूसरी शादी तो मुझे भी करनी है। यदि किरण तैयार हो जाए तो उससे भी तो हो सकती है। मेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी, रीना टीना को बाप मिल जाएंगे, और घर की इज्जत घर में रहेगी। और आप जो तो जैसे रह रही थी वैसे ही बाद में भी रहिएगा। आज तो तूने मन की बात मुझसे कह ली बेटा, पर आगे से मत कहना। किरण के बारे में कभी ऐसा सोचना भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी पत्नी को तो चैन से जीने नहीं दिया, मैं किरण की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम मेरी माँ हो कि दुश्मन, तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है। पराई घर से आई बहू की इतनी चिंता है। मेरी पत्नी को मरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी एक बार भी नहीं कहा कि बेटा तू शादी कर ले, और उस बारे में सोचा भी नहीं। क्या मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ? सौतेला बेटा तो कैसे कहूँ? तेरी शादी करके मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। भले ही तू कोर्ट से छूट गया था, पर मैं अब भी तुझे बहू का हत्यारा मानती हूँ। भले ही तूने हत्या नहीं की, किंतु तेरे जुल्मों ने उसे आत्महत्या के राह पर लाकर खड़ा अवश्य कर दिया था। बस माँ, अब और नहीं बोलना, चुप हो जाओ। किरण सुनेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर भरा है। मैं ही पागल हूँ जो अपना काम धंधा और बच्चों को छोड़कर बार बार यहाँ तुम सब लोगों के हालचाल जानने के लिए भागकर आता हूँ। ठीक है, अब आगे से मत आना। हालचाल जानने की इच्छा हो तो फोन है ना, फोन पर पूछ लिया कर। भाई साहब की बात सुनकर मैं अवाक रह गई थी। उनके मन में पक रही इस खिचड़ी का अंदाजा तो मुझे सपने में भी नहीं था। मैं तो बस यही अंदाजा लगा पाई थी कि उनकी नीयत धन हड़पने की है, पर वह तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। अच्छा है, उनकी असलियत मैं जान गई हूँ। मम्मी जी के प्रति दिल श्रद्धा से भर उठा। कभी वह भी मुझे एक जिम्मेदारी लगती थी, पर अब उनकी उपस्थिति जेठ की तपती दोपहर में बरगद की छांव सी लगती है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। भाई साहब को उनकी औकात तो मम्मी जी ने बताई ही दी थी। मैंने भाई साहब या मम्मी जी को
इसका अनुमान भी नहीं होने दिया कि उनकी बातें मैंने सुन ली हैं और मैं चुपचाप उल्टे पांव अपने कमरे में लौट गई थी। ये हुई मेरी कहानी दूसरी का अंत। अब एक कहानी मैं आपको अपने बाल कहानी संग्रह से सुनाऊंगी। उसका नाम है प्रेस ने चोर पकड़ा। ये बाल कहानी है मेरी, प्रेस ने चोर पकड़ा। अभय और नीरा जुड़वा भाई बहन थे। दोनों ही पढ़ने में बहुत तेज थे। कुछ दिन पूर्व उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह अपने पीछे कोई जमा पूंजी भी नहीं छोड़ गए थे। पिता के जाने के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी माँ को निभानी थी, किंतु वह अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। क्या करती? बहुत सोच विचार के बाद वह 2 घरों में सुबह शाम खाना बनाने का काम करने लगी थी। अपनी कम आय के बावजूद भी माँ चाहती थी कि अभय और नीरा की पढ़ाई चलती रहे। दोनों ही कक्षा 7 में पढ़ते थे। पढ़ने के अतिरिक्त नीरा को गाने का बहुत शौक था। पास पड़ोस के रेडियो से आते गाने उसे न जाने कब याद हो गए थे और स्कूल के हर उत्सव में वह कोई न कोई गाना अवश्य गाती थी और हर बार पुरस्कार पाती थी। एक बार उसके स्कूल से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन था। नीरा ने उसमें एक गाना गाया, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। देशभक्ति के इस गीत को सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध होकर वह गाना सुन रहे थे। गाना समाप्ति के बाद हाल ताली की गड़गड़ाहटों से गूंज उठा। उन्हीं श्रोताओं में शहर के मशहूर डॉक्टर देवेन भी थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने नीरा को अपने पास बुलाया और उससे बहुत सारी घर परिवार की बातें की। साथ ही उससे कहा कि मैं कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा सर हमें कक्षा 7 की पुस्तकों का पूरा सेट दिला दीजिए। तो पूरा किताबों का सेट उनको दिया गया। मीरा और अभय दोनों के पास पूरी किताबें नहीं थी। उन्होंने कुछ पुरानी किताबें आधे दामों पर खरीद ली थी। किसी के आगे के पन्ने नहीं थे, किसी के पीछे के पन्ने नहीं थे, किसी के बीच के पन्ने गायब थे। मजबूरी में दोनों भाई बहन उन्हीं से काम चला रहे थे। किताबों का नया सेट देखकर दोनों चहक उठे। माँ जिन घरों में काम करती थी वहाँ से पुराने अखबार खरीद के ले आती थी। खाली समय में वे दोनों लिफाफे बनाकर दुकानों पर बेच देते थे। उसमें से सुंदर सुंदर चित्र छांटकर वो किताबों पर कवर भी चढ़ा लेते थे। अभय का स्कूल घर के पास में ही था और दोनों आपस में अदल बदल कर किताबें स्कूल ले जाते थे। एक दिन अभय का 1 घंटा खाली था। वह कुछ अन्य साथियों के साथ मैदान में खेलने चला गया और अगला घंटा उनका गणित का था। उसने गणित की किताब निकालने के लिए पूरा बस्ता खोला तो उसकी नई किताब गायब थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मास्टर साहब के कहने पर उसने सबके बस्तों की तलाशी ली। कई बच्चों के पास नई किताबें थी पर सब पर उन बच्चों का नाम लिखा था। मास्टर साहब के पूछने पर अभय ने बताया कि किताब पर मेरा नाम नहीं लिखा था, उस पर मेरी बहन का नाम लिखा होना चाहिए, लेकिन किसी भी पुस्तक पर उसकी बहन का नाम भी नहीं लिखा था। वह बहुत परेशान था। सोच रहा था दूसरी किताब कहाँ से आएगी, नीरा को क्या जवाब दूंगा। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। आधी छुट्टी की घंटी बजने पर वह मास्टर साहब से इजाज़त लेकर घर चला गया। उस दिन नीरा की स्कूल की छुट्टी थी। अभय को उदास देखकर बोली, अभय क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? लगता है बच्चों ने गृह कार्य पूरा नहीं किया था, इसीलिए सजा मिली है। कान खिंचाई हुई या मुर्गा भी बनाया? कोई और दिन होता तो अभय उसकी चोटी पकड़कर घुमा देता या 2 मुक्के उसकी पीठ पर जमा देता, किंतु आज मामला गंभीर था। अपराधी की तरह नजरें झुकाकर बोला, मीरा मुझसे तेरी गणित की किताब खो गई है, पता नहीं किसने चुरा ली, उस पर तेरा नाम लिखा था या नहीं?
क्या कहा? किसी ने किताब चुरा ली? उस पर तो मैंने नाम तक नहीं लिखा था। नाम भी नहीं लिखा था, फिर कैसे मिल सकती है? चुरा कर किसी ने अपना नाम लिख लिया होगा और अब किताब जिसने चुराई है 100% उसकी हो गई। चोर तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। कुछ क्षण बाद ही नीरा की आंखें एक चमक आ गई और वह अभय के कान में जाकर उसने कुछ कहा कि एक तरीका है, उससे तुम शायद चोर को पकड़ सको। अभय को एक आशा की किरण दिखाई दी। वह तभी स्कूल की तरफ चल दिया। स्कूल से बाहर एक धोबी का घर था जहां वह प्रेस करता था। अभय ने कुछ देर के लिए उससे प्रेस देने को कहा तो वो चौंका, बोला स्कूल में प्रेस का क्या करोगे? क्या प्रेस करने की दुकान खोल ली है स्कूल में? बोला भैया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे आप 10 मिनट के लिए अपनी प्रेस दे दो, मैं अभी देके चला जाऊंगा। अंग्रेजी के शिक्षक क्लास में आ चुके थे। उनसे अनुमति लेकर उसने कक्षा में प्रवेश किया और प्रेस ले जाकर मेज पर रख दी। मास्टर साहब कुछ कहते उससे पहले ही वह बोला, मास्टर साहब आज मेरी गणित की किताब चोरी हो गई है। मैं तो चोर नहीं पकड़ सकता, किंतु मुझे उम्मीद है कि यह प्रेस चोर का पता अवश्य लगा लेगी। उसे देखकर क्लास के सब बच्चे हंसने लगे। मास्टर साहब ने उन्हें क्रोध से घूर कर कहा, क्या मजाक है, पागल तो नहीं हो गए हो? सर मुझे बस एक मौका दीजिए, भगवान ने चाहा तो चोर अभी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, कर लो कोशिश। उसने पुनः सब किताबें देखी और जिनकी किताबें नई थीं उन्हें लाकर मेज पर रख दिया। उसने एक एक करके हर किताब को खोला, फिर उसके पहले पन्ने पर जल्दी से प्रेस घुमा दी। 7-8 किताबों पर प्रेस करने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो मास्टर साहब झुंझला गए। बंद करो ये तमाशा, क्यों सबका समय बर्बाद कर रहे हो? एक प्रेस कैसे चोर पकड़ सकती है? तभी एक बच्चा बोला, सर लगता है जादू की प्रेस है। इस बार सब बच्चे खिलखिलाकर हंस दिए। तभी एकाएक अभय चिल्ला उठा, मास्टर साहब चोर पकड़ा गया, यह रही मेरी किताब, मुकेश चोर है। मुकेश दौड़कर लड़ने के लिए आया और उसके पास बड़ा आया मुझे चोर बताने वाला, किताब पर लिखा मेरा नाम नहीं दिखाई दे रहा। मास्टर साहब ने किताब हाथ में लेकर देखा तो वहाँ किसी रंगहीन चिकने पदार्थ से लिखा था नीरा रानी नाम दिख रहा था। मास्टर साहब ने आश्चर्य में पढ़कर उससे पूछा, अभी तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अब ये नाम कहाँ से आ गया? तो उसने बताया, सर मेरी बहन के पास एक पेंसिल है, उसने हर किताब पर अपना नाम लिख रखा है जो दिखाई नहीं देता। यह कोई गर्म वस्तु रखी जाए तो अक्षर चमकने लगते हैं। मास्टर साहब ने चोर का पता लगाने के लिए अभय की पीठ थपथपाई, फिर मुकेश को अपने पास आने को कहा, किंतु अभय का ध्यान अब वहाँ नहीं था। उसे सजा मिली नहीं मिली उसमें भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह किताब को कसकर सीने से चिपकाए था, जैसे बहुत दिनों बाद कोई बिछड़ा दोस्त मिला हो और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। यह कहानी खत्म हुई। सर 3 कहानियों के लिए आपने कहा था, 3 कहानियां तो मेरी हो गई हैं, अब आप क्या कहते हैं? मैं इंतजार कर रही हूँ आपके उसका। मैं इतने में एक कहानी निकाल के लाती हूँ, आप मुझे बताइए मुझे पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। हाँ त्रिलोक भाई, एक और पढ़ दूँ? ओके थैंक यू। छोटी कहानी है वो, ये बाल कहानी है, जन्मदिन का उपहार। ऑफिस से आते ही पापा ने कहा, टीना तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, जन्मदिन के लिए क्या क्या तैयारी करनी है? तुम्हारी कितनी सहेलियां आएंगी? बाजार से मुझे क्या क्या लाना है? मम्मी से सलाह करके लिस्ट बना लो और जन्मदिन से 2 दिन पहले मुझे दे देना। पापा मैं इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी।
जन्मदिन नहीं मनाओगी? क्यों? हर वर्ष तो 20 दिन पहले से शोर मचाना शुरू कर देती है, इस बार क्या हो गया? उन दिनों मेरी परीक्षाएं हैं, मेरी कोई सहेली नहीं आ पाएगी। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, परीक्षा के बाद एक दिन अपनी दोस्तों को बुलाकर एक पार्टी दे देना। अब ये बताओ कि इस बार मेरी बिटिया अपने पापा से क्या उपहार लेना चाहती है? पापा, इस बार मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। पापा चौंक गए। क्या तुमको इस बार जन्मदिन का उपहार भी नहीं चाहिए? आश्चर्य, क्या हमारी बेटी पापा से नाराज है? नहीं पापा, नाराज तो नहीं हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास। फिर भी कुछ तो ले लो, मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा पापा? मांग कर तो देखो, क्यों नहीं मिलेगा? मैं जानती हूँ मैं जो मांगूंगी आप मुझे नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्या है जो नहीं दे पाऊंगा? जो उपहार तुम चाहती हो क्या वह बहुत महंगा है? महंगा तो नहीं है पापा, बल्कि वह उपहार को देने में रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, फिर भी आपके लिए देना बहुत मुश्किल है। ऐसा कौन सा उपहार है जो बिना पैसों के मिलता है? पहेलियां मत बुझा बेटा, जल्दी से बता दे। तो फिर पापा सुनिए, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? पापा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें। जब पिछले दिनों आपकी तबीयत खराब हुई थी तब डॉक्टर ने आपसे साफ कहा था कि मुझसे इलाज कराना है तो आपको तंबाकू वाला पान और गुटखा छोड़ना होगा, लेकिन आपने डॉक्टर की बात नहीं मानी और तंबाकू गुटखा खाना भी नहीं छोड़ा और डॉक्टर के जाना छोड़ दिया। और यही मेरे लिए आपको गुटखा खाना छोड़ना होगा और यही मेरे लिए जन्मदिन का उपहार होगा। अरे बेटा, तूने भी ये क्या मांग लिया? बहुत मुश्किल है, मैं कई बार ये सब छोड़ने की कोशिश कर चुका हूँ किंतु नहीं छोड़ पाया। कुछ और मांग लेना टीना। आज तुझे अचानक मेरे तंबाकू गुटखा कैसे याद आ गए? पापा बताऊं, पिछले सप्ताह मेरे स्कूल की एक लड़की के पापा की मौत मुंह के कैंसर से हो गई थी। वो बहुत गुटखा खाते थे और सिगरेट भी खूब पीते थे। उनका ऑपरेशन हुआ था, आपको पता है पापा? इलाज में उनका मकान भी बिक गया था, फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। और एक बात बताऊं, अब उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है क्योंकि उसकी मम्मी उसे इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती। क्या आप चाहते हैं हमारे साथ भी ऐसा हो? कहकर टीना सुबक सुबक कर रोने लगी थी। पापा ने उसे सीने से चिपका लिया। रो मत टीना, तुम्हारे पापा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तंबाकू छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। पापा, कोशिश तो आप पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, पर इस बार आपको छोड़ना होगा। आप पान खाएं लेकिन बिना तंबाकू का, और गुटखा तो बिल्कुल नहीं। मेरे जन्मदिन के लिए कुछ दिन बाकी हैं, तब तक आप इसे छोड़ दें और यही मेरे जन्मदिन का उपहार होगा। उपहार देना न देना आपकी मर्जी है। कुछ सोचते हुए पापा ने जेब में हाथ डालकर गुटखे के कुछ पैकेट निकालकर टीना को देते हुए कहा, इन्हें डस्टबिन में फेंक दे। और फ्रिज में भी कुछ तंबाकू के पान रखे हैं, उन्हें भी फेंक दे। जब छोड़ना ही है तो अभी से क्यों नहीं? थैंक यू पापा, पर अपना ये वादा तो याद रहेगा ना? तुम्हें अपने पापा पर विश्वास नहीं है? उपहार देकर कोई वापस नहीं लेता, मैं कैसे ले सकता हूँ? प्रॉमिस है ये कि मैं नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे डॉक्टर से हेल्प लेनी पड़े। टीना पापा से लिपट गई थी। धन्यवाद दोस्तों, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी कहानियाँ सुनी और कमेंट दे करके मुझे बताइए कि मेरी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी और मैं अब अपना ये लाइव यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों आप सबका और आयोजकों का भी धन्यवाद।